वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी सेक्शन कवर किया था, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 के कुछ पार्ट हमने कवर कर लिए थे। मेरे ख्याल से सेक्शन 16 का दो पार्ट कवर हुआ था। यस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस तक हो गया था। यस, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बाद वी हैव गिवन डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द सैलरी फ्रॉम द, ये तो हो गया था। बस इंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी हो गया था। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कंप्लीट किया था या नहीं किया था हमने? यस, प्रोफेशनल टैक्स के बारे में नहीं हुआ था अभी तक। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस तक होता है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? इसको हम लोग जनरली एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि ये हमारा प्रोफेशनल टैक्स जो है, कलेक्ट कौन करता है? इट इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है इंडिया की, वो कलेक्ट करती है प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली। ठीक है, किससे? एम्प्लॉय से। ठीक है, अभी ये जो है जनरली पर मंथ जो है 100 रुपीज कवर, पर मंथ 100 होता है, और उसके बाद मार्च वाले महीने में 300 होगा। तो इस तरह से टोटल 2500 होता है। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में हमने शायद से बताया था यहाँ पे। ये देखो, प्रोफेशनल टैक्स के बारे में हमने बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में हमने बताया था। तो चलिए देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स और taxes on employment levied by state in allowed as a deduction only when it is actually paid। अगर आपने एक्चुअली पेमेंट किया है, ड्यू है, तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ यू हैड पेड एक्चुअली by employee during the previous year, then आपको डिडक्शन मिलेगा। It is levied state article 276 of constitution। state government cannot impose more than 2500। ध्यान रखना, इट इज फॉर योर नॉलेज पर्पस, नॉट फॉर योर एग्जाम पर्पस। एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअली 2500 हो या 5000 हो या 7000 हो, वट एवर अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स इज गिवन, इट इज अलाउड फॉर डिडक्शन। देखो, इट इज डिडक्टेबल ओनली व्हेन द एक्चुअली पेड, ये तो बता दिया। Students will note that a limit of 2500 is for a levy of professional tax is a previous year by state government. However, under the Income Tax Act, there is a no such a limit। इनकम टैक्स एक्ट में देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना लिमिट है, लेकिन हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन की बात की गई है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज नो सच लिमिट ऑन क्लेमिंग अ डिडक्शन ऑन प्रीवियस ईयर। दस, if rupees 5000 is paid a professional tax during the previous year, whole amount of rupees 5000 is deducted। मतलब अगर आपको 5000 दिया है तो 5000 का डिडक्शन लेंगे, 4000 दिया है तो 4000, 2000 दिया है तो 2000। वट एवर अमाउंट एम्प्लॉय हैड एक्चुअली पेड, दैट अमाउंट आर अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, if an employee pay professional tax on behalf of employer, if employer, अगर employer पे करता है तो सबसे पहले उसको सैलरी में ऐड करो और उसके बाद उसका डिडक्शन लो। देखो यहाँ पे, if in a question net salary is given to effect of professional tax, मतलब अगर क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया है तो प्रोफेशनल, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार नहीं बताएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे मिस्टेक करते, ये कॉमन मिस्टेक होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया है या बेसिक सैलरी। अगर नेट सैलरी दिया है तो दो इफेक्ट आएगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या है? प्रोफेशनल टैक्स एडेड टू नेट सैलरी। सेकेंड इफेक्ट क्या है? आफ्टर दैट डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। पहला हम ऐड करेंगे और दूसरा पार्ट में हम डिडक्शन ले लेंगे। ये चीजें ध्यान में रखो। उसके बाद अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया है, if in the question basic salary is given, then only one effect is given for professional tax। एक ही इफेक्ट देंगे, वो भी कौन सा इफेक्ट? only one effect is given for professional tax, only deduction is allowed under section 16 subsection 3। मतलब अगर बेसिक सैलरी दिया है तो पहले हमें नेट सैलरी में ऐड करना होगा और दूसरा इफेक्ट डिडक्शन लेना होगा। इफ इन क्वेश्चन, सॉरी, नेट सैलरी दिया है तो दो इफेक्ट, first we have to add in net salary and second we have to claim deduction। If in the question basic salary is given, then only one effect is given for professional tax, that is your deduction, that is for deduction।
ना ऊपर। अब अगर हमें देखो नेट सैलरी दिया है क्वेश्चन में, तो क्या करना है, देखो नेट सैलरी दिया है तो उसमें प्रोफेशनल टैक्स ऐड करो, अगर कोई टीडीएस वगैरह माइनस हुआ वो ऐड करो, और एनी डिडक्शन हुआ तो वो ऐड करो, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा बेसिक सैलरी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर किया है, देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मिस्टर डी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिस्टर डी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पहले तो ये ध्यान में रखें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही इज एलिजिबल फॉर entertainment allowances or not, he is eligible for entertainment allowances or not। चलिए चैट बॉक्स, यस, यस ही इज एलिजिबल फॉर entertainment allowances, he gets 20,000 entertainment allowances out of which he spent 2,000 for official purpose। ध्यान देना, आप जो भी खर्चा करोगे उसका कुछ भी लेन देन नहीं डिडक्शन के लिए। 3,000 for professional purpose, save the 14,800, basic salary amounted to 60,000, compute the entertainment taxable entertainment allowance। हमें ये बताना है कितना टैक्सेबल होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, देखिए इस तरह से करेंगे। चलिए फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग। देखिए इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव कितना हुआ है, इंटर 20,000 उसे मिला है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। ये आपको तीन पार्ट होता है, ठीक है। डिडक्शन लेने के लिए कितना पार्ट होता है बच्चों, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, पहला पार्ट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, 20,000। दूसरा पार्ट होता है मैक्सिमम 5,000। तीसरा पार्ट होगा 20%।
इस तरह से ध्यान रखना बच्चों, जो आप खर्चा कर रहे हो वो आपका ऑफिशियल पर्पस या प्रोफेशनल पर्सनल पर्पस हो, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना ये चीजें आप लोग। चलिए, यहाँ पे आपका विच एवर इज लोअर, ये तीनों में लोअर क्या है बच्चों? बताओ ये तीनों में लोअर क्या है? क्योंकि यहाँ पे बोला लीस्ट का मतलब ये तीनों में जो कम रहेगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो तीनों में लोअर बताओ, लोअर क्या है? 5000। देन 5000 का आपको क्या मिल जाएगा डिडक्शन? तो 15,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल। चलिए नोट डाउन कर लें, नोट डाउन किया आप लोगों ने? यस एवरीवन, नोट डाउन किया आप लोगों ने? इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है आपके नोटबुक में। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि इंटरटेनमेंट अलाउंसेस कैसे होता है। ये देखिए ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है, ये 12,000 होगा। यस कंप्लीटेड एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब तक हमने जो कवर किया वो हमारा क्या था? अभी तक हमने कवर किया सेक्शन 15, जो कि हमारा चार्जिंग सेक्शन था। चार्जिंग सेक्शन हमने कवर किया। सेक्शन सेक्शन 16 जो कि हमारा डिडक्शन था। सेक्शन 16 में हमने देखा कि तीन डिडक्शन है। सेक्शन 16 में हमारे पास कितने डिडक्शन है बच्चों? तीन। बराबर है, हमारे पास तीन डिडक्शन थे सेक्शन 16 के लिए। पहला हमारा 16 जो कि था स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारा, देखो यहाँ पे अगर चाहिए तो देखो 16 है, 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन था। जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपये के लिए है। दूसरा 16(2) में था आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। 16(3) था प्रोफेशनल टैक्स। ये हमने पढ़ा ना बच्चों ये अभी तक। ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो ये बताएंगे। प्रोफेशनल टैक्स था, एक्चुअल अमाउंट जो पे किया उसके ऊपर मिलेगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। सेक्शन 17(1) में, ठीक है, ये होता है सैलरी वर्ड को डिफाइन करता है, सैलरी वर्ड को। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 जो है डेफिनेशन ऑफ सैलरी बोलता है। ये हमारा सैलरी वर्ड को डिफाइन कर रहा है। देखो मीनिंग ऑफ टर्म, देखो अब ये बेसिकली मैं आपको बताऊं सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है। एक सिंपल तौर पे मैं बताऊं, वॉट एवर अमाउंट as an employee you received from your employer, that entire amount is considered as salary. Whatever amount, चाहे मॉनेटरी और नॉन श्रावण में मॉनेटरी, जो भी हजारों बेनिफिट बेहूस आपके होते हैं एम्प्लॉयर के हाईलाइट पास से आपको मिल क्वालिटी रहा है, दैट एंटायर अमाउंट विल बी कंसीडर्ड तू एज आहे ना सैलरी। लेडी तंसू मंगू हेलो, लाईन रोल नंबर 5, यस। सॉरी हेलो, सर चलिए नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स इज अ मच वाइडर देन व्हाट इज अ नॉर्मली अंडरस्टूड। सैलरी इंक्लूड द वी फॉलोइंग। सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो यहाँ पे पता है। वेजेस, annuity, pension, gratuity, any fees, commission, purchased, profit in lieu of salary in addition, profit in lieu of or in addition to any salary or wages, advance salary, payment received in respect of period leave not availed by him, leave in cash, leave salary, leave encashment, portion of the annual addition in any previous year balance credit to employee participating in recognized provident fund to be the extent it is taxable। मतलब आरपीएफ में अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने
ये सब हम डिटेल में, हर एक पॉइंट का अलग से एक सेक्शन है, वहां डिटेल में देखेंगे। ट्रांसफर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अदर एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर अंडर द पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 86डी। ये 86डी का भी एक सेक्शन। अब इतना डिटेल में याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये क्या क्या चीजें, बस इतना याद रखो। इनकम टैक्स में सैलरी का मतलब क्या होता है? वॉट एवर अमाउंट यू हैड रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, दैट इंटायर अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज सैलरी। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर के पास से चाहे सैलरी ले रहे हो, पेंशन ले रहे हो, कमीशन ले रहे हो, बोनस ले रहे हो और डियरनेस अलाउंसेस ले रहे हो, जो भी आप पैसा आपके एम्प्लॉयर के पास से मिल रहा है वो सारा का सारा पैसा सैलरी में कंसीडर किया जाएगा। देखो, इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दो तरह का डेफिनेशन होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है हम फ्यूचर में उसमें और कुछ अल्टरेशन और एडिशन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट एक्सक्लूसिव डेफिनेशन जो होता है फिक्स होता है। इंक्लूड मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम। एडवांस सैलरी इज अ पार्ट ऑफ सैलरी इन इनकम, ये पहले भी बताया, एडवांस सैलरी अगर मिला तो सैलरी का पार्ट होगा। Hence, it is taxable under the head income from salary. Advance against salary or loan from employer is not a part of salary. Therefore, it is not taxable under the income from salary. ध्यान में रखना, advance salary मिला, it is a taxable under that salary. But advance against salary or you have taken a loan from your employer, that both amount will not taxable under the head salary. Now आपका हो गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सैलरी का डेफिनेशन। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 आपका आएगा, सॉरी ये 1 और 2 रोमन में नहीं है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये 1 और 2 अभी इस तरह का है, रोमन वाला नहीं। ये जो है आपका परक्विजिट को डिफाइन करता है। अब परक्विजिट क्या होता है? देखो, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, sorry, any obligation of employee met by employer on the behalf of employee, that is known as a salary. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमारा जैसे हमारे घर का एम्प्लॉय के घर को लाइट बिल किसे पे करना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉय के घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को किसे पे करना चाहिए? एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को? किसका ऑब्लिगेशन है, किसे पे करना चाहिए? एम्प्लॉय को। भाई घर एम्प्लॉय का है तो घर एम्प्लॉय का है तो पेमेंट कौन करेगा? एम्प्लॉय ही ना, एम्प्लॉयर थोड़ी करेगा। लेकिन अगर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एम्प्लॉयर बोलता है कि सर मैं आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी मैं पे करूंगा, अब एम्प्लॉय के घर का इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एम्प्लॉयर पे करता है, तो वो उसे क्या बोला जाएगा? परक्विजिट। उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? परक्विजिट। परक्विजिट मतलब देखो, अभी मैंने बार बार बताया कि दो तरह का बेनिफिट होता है, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। तो जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देता है एम्प्लॉयर, उसको हम परक्विजिट के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही बेनिफिट को एम्प्लॉयर दो तरीके से दे सकता है। एक तो मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे एम्प्लॉयर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देने का। तो एम्प्लॉयर क्या बोलता है? ये लो 10,000 रुपया महीना, आप अपने मन मुताबिक घर ढूंढो और रहो, जो उसका भाड़ा रेंट दो, जिसको हम लोग बोलेंगे HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। एम्प्लॉयर क्या करेगा? HRA प्रोवाइड करेगा, बोलेगा सर ये लो 10,000 रुपया महीना और आप घर घर ढूंढो और अपने अकॉर्डिंग रहो और इस 10,000 रुपये से उस घर का रेंट पे करो। तो इस केस में बच्चों एम्प्लॉयर ने कैश दिया ना 10,000, तो ये मॉनेटरी बेनिफिट है या नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी बेनिफिट है या नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ 10,000 कैश मिल रहा है। अभी इसी सेम चीज को वो नॉन मॉनेटरी वे से कैसे दे सकता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है, मान लो मिस्टर ए एम्प्लॉयर है और मिस्टर बी एम्प्लॉय है, तो मिस्टर ए बोलते हैं अपने एम्प्लॉय को, बोलते हैं सर एक काम करो, मिस्टर ए बोलते हैं एक काम करो, मेरा घर जो है एक मान ले तो वासी में एक मेरा घर है, वो खाली है, आप जाइए वहां पे रहिए। ठीक है, रेंट वगैरह देने का कोई जरूरत नहीं है, रेंट वगैरह देने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप जाइए वहां पे रहिए।
समझ में आया? यस सर। तो अब इस केस में एम्प्लॉयर कैश दे रहा है क्या एम्प्लॉय को? नो, एम्प्लॉयर नॉन कैश दिया है क्या? मॉनेटरी। नो। नो। इस केस में ये जो बेनिफिट है वो उसे क्या बोलेंगे? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट को हम लोग परक्विजिट बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड में बोलूं, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर met by, sorry, employer नहीं, any obligation of employee met by employer on the behalf of employee, that is known as a perquisite। मान लेते हैं मिस्टर ए को, मिस्टर सी को, मिस्टर ए जो है वो एम्प्लॉई है, ठीक है, किसी कंपनी के, पीक्यूआर लिमिटेड के कंपनी के एम्प्लॉई है। उनको उनके घर पे एक सर्वेंट है मिस्टर ए के घर पे। उस सर्वेंट का सैलरी कौन पे करना चाहिए? मिस्टर ए या पीक्यूआर कंपनी? सर्वेंट का सैलरी किसे पेमेंट करना चाहिए? मिस्टर ए को मिस्टर पेमेंट ए। करना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अब उस सर्वेंट का सैलरी अगर एम्प्लॉयर पे कर दे, पीक्यूआर कंपनी पे कर दे, तो ये परक्विजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही लिखा है, एनी कैजुअल अमेंडमेंट और बेनिफिट अटैच्ड टू ऑफिस पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी, इट इज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। It is an extra benefit in addition to the basic salary. It may be provided in cash or kind. It is not necessary that a recurring or regular receipt along with the purchase। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको हर महीने प्रोवाइड करे ऐसा कुछ। जैसे आपका एम्प्लॉयर आपको मोबाइल गिफ्ट कर देता है, मोबाइल फोन, इट इज अ नॉन परक्विजिट। बट लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर साल हर महीने मोबाइल गिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा मिलता रहे। देखो यहाँ पे बताया गया, एनी सम रिसीव शैल बी टैक्स एज अ परक्विजिट ओनली द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पे क्या बोला, गिवन बाय एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो ही वो सैलरी में आएगा। अगर कोई दूसरा पर्सन, इफ रिसीव फ्रॉम अदर पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अलावा कोई दे रहा है तो वो सैलरी में नहीं आएगा ना बच्चों, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो रहा है। अगर एम्प्लॉय देगा तो सैलरी में आएगा, एम्प्लॉयर के अलावा कोई देगा तो सैलरी में नहीं आएगा। वो या तो फिर पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेस, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमटेंसेस। ठीक है, जैसे अगर मान लो डॉक्टर है कोई और उसका उसका कोई पेशेंट उसे गिफ्ट दे रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा? अदर सोर्सेस में या बिजनेस में? बताओ। तो अभी डॉक्टर तो बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। डॉक्टर का क्या है? बिजनेस। और पेशेंट उसका कस्टमर है। कस्टमर क्यों गिफ्ट दे रहा होगा? बताओ। अगर पेशेंट कोई डॉक्टर को गिफ्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा होगा? रीजन बहुत सिंपल है गिफ्ट देने का, कि पेशेंट उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड होगा, और उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड होकर गिफ्ट दे रहा है, तो या जो भी गिफ्ट दे रहा है वो टैक्सेबल होगा और वो बिजनेस में आएगा। देखेंगे आगे हम पीजीबीपी जब पढ़ेंगे तब। तो इसी तरह से, लेकिन अगर एम्प्लॉयर के पास से मिला कुछ भी आइटम तो इनकम फ्रॉम सैलरी गिवन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप जॉब कर, रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट जॉब कर रहे हो उस टाइम पे मिला, मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द सर्विस resulting in a personal advantage or to an employee are derived from by virtue of employer authority। Now next है, perquisite may be given a benefit to employee or his member of household। मतलब जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय को ही मिले। परक्विजिट का बेनिफिट या एम्प्लॉय को मिल रहा हो या उसके किसी फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को दिया गया तो भी परक्विजिट बोला जाएगा। परक्विजिट मे बी रिसीव फ्रॉम फार्मर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अब फार्मर का मतलब प्रीवियस एम्प्लॉयर होता है, प्रेजेंट का मतलब एट प्रेजेंट जिसके पास आप जॉब कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिव का मतलब आप फ्यूचर में कहीं दूसरे जगह जॉब करने वाले हो। तो ये तीन एम्प्लॉय किसी के पास से मिला चलेगा। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इंक्लूड, मतलब आप फैमिली मेंबर किसे किसे बता सकते हो? स्पाउस। अच्छा, स्पाउस का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, कितने लोगों को पता है स्पाउस का मतलब क्या होता है?
ओके गुड. रोल नंबर 16 वाइफ. ओके गुड. रोल नंबर 16 वाइफ. और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? स्पाउस का मतलब वाइफ होता है, क्या होता है? रोल नंबर 16 ने बताया. वेरी गुड. वेरी गुड. रोल नंबर 10 एंड रोल नंबर 37. स्पाउस जनरली बच्चे ध्यान रखना, जो मेल होते हैं उनको लगता है स्पाउस का मतलब क्या है? वाइफ. और फीमेल जो लोग होते हैं उनको लगता है स्पाउस का मतलब हस्बैंड. नहीं, यहाँ पे अगर हमको एसएससी, जो भी पर्टिकुलर एसएससी हमारा मेल है तो उसके लिए स्पाउस उसका वाइफ होगा. अगर कोई पर्टिकुलर एसएससी फीमेल है तो उसके लिए स्पाउस हस्बैंड होगा. स्पाउस का मतलब हमारा लाइफ पार्टनर. ठीक है. स्पाउस का मतलब हमारा क्या है? पार्टनर. आइदर हस्बैंड और वाइफ, डिपेंडिंग अपॉन द एसएससी जेंडर. ठीक है. एसएससी के जेंडर के ऊपर, एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका स्पाउस कौन होगा. स्पाउस का मतलब सिंपली वाइफ या हस्बैंड नहीं बोलना है. नहीं, कुछ लोग बच्चे बोलते हैं फीमेल अगर किसी से पूछे तो उसको लगता है हस्बैंड है, उसका स्पाउस है. स्पाउस का मतलब हस्बैंड होता है. नहीं. यस, अगर कोई फीमेल है तो उसका स्पाउस उसका हस्बैंड होगा, लेकिन स्पाउस का मीनिंग क्या होता है? हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एसएससी. ठीक है. पेरेंट्स, वेदर डिपेंडेंट और नॉट. सर्वेंट. अब देखो सर्वेंट भी यहाँ पे आ गया फैमिली मेंबर में. जो आपका फैमिली सर्वेंट है उसे भी कंसिडर करेंगे. चिल्ड्रेन एंड देयर स्पाउस. और उसके बाद चिल्ड्रेन और उसका स्पाउस. चिल्ड्रेन का स्पाउस मतलब अगर बेटा है तो उसकी वाइफ बहू, अगर बेटी है तो उसका हस्बैंड दामाद. तो इस तरह से ध्यान में रखना, डिपेंडेंट और नॉट. तो ये लोग भी आपके क्या होंगे? फैमिली मेंबर होते हैं. नाउ नेक्स्ट, चिल्ड्रेन इंक्लूड स्टेप चाइल्ड. स्टेप चाइल्ड का मतलब बताओ. स्टेप चाइल्ड का मतलब पता है ना आपको? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सौतेला चाइल्ड. ठीक है. स्टेप चाइल्ड जैसे आप ध्यान रख, अर्जुन कपूर जो है श्रीदेवी का क्या था? स्टेप चाइल्ड है. मतलब बोनी कपूर के फर्स्ट वाइफ का लड़का है अर्जुन कपूर. बोनी कपूर के फर्स्ट वाइफ का लड़के हैं, बेटा है. तो इस तरह से स्टेप चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड भी कंसीडर किया जाएगा. चिल्ड्रन born आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज वन चाइल्ड ओनली. मतलब मल्टीपल बर्थ का मतलब क्या होता है? जो ट्विंस ट्विंस पैदा होते हैं वहां पे उनकी बात की गई यहाँ पे. बेसिकली ये जो इतना डिटेल में है, ये जस्ट आपको नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ. इतना डिटेल में हम लोग जब आपका कोई सीए वगैरह कर रहा होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है. जितना डिटेल में हम लोग इतना डिटेल में पूछते नहीं है. मेन आप बस याद रखो, परक्विजिट में 2 पॉइंट. कौन कौन से परक्विजिट? पहले तो आपका मीनिंग आपको समझ में आया परक्विजिट का. परक्विजिट का मतलब क्या होता है सबको समझ में आया? यस और नो? यस. अब परक्विजिट 2 टाइप के होंगे. या तो परक्विजिट टैक्सेबल होगा या परक्विजिट नॉट टैक्सेबल होगा. तो बस आपके लेवल में यही याद रखो, परक्विजिट टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है. तो अब हम पहले जो बता रहे हो टैक्सेबल परक्विजिट के बारे में बता रहे हैं. पहले हम जो बता रहे हैं टैक्सेबल परक्विजिट के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर. ठीक है, जरा ध्यान देना. जैसे रोल नंबर 12. यस बेटा, रोल नंबर 12, अनम्यूट योर माइक. रोल नंबर 12. रोल नंबर 12. हेलो, रोल नंबर 12 है या नहीं है? Yes, sir. Hello. अच्छा ठीक है. यस यस पूजा. सपोज आप एक जॉब कर रहे हो, मान लो एक्स, मान लो टाटा लिमिटेड कंपनी में, टीसीएस में आप जॉब कर रहे हो, बराबर है? Yes. ठीक. अब आपको टीसीएस का से आपको एक हाउस मिलता है रहने के लिए. ठीक है, फ्री में. आपको कंपनी उसका रेंट आपसे, कंपनी जो है आपसे उसका रेंट नहीं कलेक्ट करती. तो क्या कुछ आपको कोई इनकम हुई इस सिचुएशन में? कोई इनकम हुई? Yes. कितना इनकम हुई? हाउस रेंट मेरा बच रहा है ना. यस, वेरी गुड. हाउस रेंट आपका बच रहा है.
तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री में रहने को दिया है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो अब वो अब क्वेश्चन आता है कि सर कितना हाउस रेंट बच रहा है, उसका रेंट तो डिसाइडेड नहीं है। तो बोला जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, जो भी लोकेलिटी में आपको हाउस मिला है, उस पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या रेंट है, वो रेंट आपकी इनकम मान ली जाएगी। सपोज जो भी मान लो जो भी हाउस मिला है उस सिमिलर हाउस का रेंट 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 पर मंथ आपकी इनकम मान ली जाएगी और ये 10,000 पर मंथ आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस। क्या? चलिए, तो अब पूजा ने, अब देखो यहाँ पर रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब समझा, पूजा ने इस सिनारियो में एक भी रुपए का रेंट दिया था क्या? नहीं दिया था ना। तो रेंट, इसको हमने क्या बोला, रेंट फ्री एकोमोडेशन है। तो 10,000 हमने क्या लिखा, उनकी इनकम है। अब गवर्नमेंट ने बोला 10,000 पूजा आपकी इनकम है, आप इस पे टैक्स भरो। ठीक है, तो पूजा ने बोला कि सर, गवर्नमेंट ऑफिसर को बोला ऐसा कैसे, हमारा तो कुछ मिला ही नहीं, हमको पैसा तो मिला ही नहीं है। ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफिसर ने बोला मैडम आप यहाँ इस घर में, ये घर किसका? तो पूजा ने बोला हमारे एम्प्लॉयर का। इसका क्या आप रेंट देते हो? बोला नहीं, फ्री में रहते, एम्प्लॉयर ने हमें फ्री में रहने को दिया है। तो बोला ठीक है मैडम, तो इसका मतलब ये है कि आप आपका रेंट जो है इस हाउस का वो सेव कर रहे हो, उतने का आपको इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, अब पूजा ने बोला कि ये तो बहुत दिक्कत है, फ्री में रह रहे फिर भी टैक्स भरना है उसके ऊपर, 10,000 का हमें कुछ मिला नहीं, मिल नहीं रहा फिर भी टैक्स भरना है। तो पूजा ने अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच किया, बोला सर आप फ्री में रहने को दे रहे हो, लेकिन हमें इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ रहा है, तो आप एक काम करिए, हमें कंसेशनल रेट, आप इसी प्रॉपर्टी का हमसे रेंट लीजिए। आप पूरा रेंट पे कर रही है, वो सेम प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रही है, रेंट पेड 500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, 500 रुपीज पर मंथ पूजा ने रेंट पे कर दिया अपने एम्प्लॉयर को। हालांकि वो सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट कितना था, 10,000, और पूजा कितना पे कर रही है, 500। क्या पूजा को अभी भी टैक्स पे करना पड़ेगा? यस और नो? पहले केस में उसको फ्री में मिल रहा था, लेकिन इस केस में फ्री में नहीं मिल रहा है, इस केस यस। में पैसा पे कर रही है, टैक्स पे करना पड़ेगा। यस पूजा, आपको अभी भी क्यों लगता है कि अभी भी टैक्स पे करना पड़ेगा? हेलो, अनम्यूट करो माइक और बताओ, क्यों लगता है अभी भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? सर रेंट अलग होता है, टैक्स अलग होता है ना। नहीं, टैक्स अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो 10,000, पहले आप 10,000 सेव कर रहे थे तो उसके ऊपर टैक्स भरने का था, 10,000 आपका टैक्सेबल था, 10,000 आपका इनकम था। अब आप रेंट पे कर रहे हो 500, तो क्या अभी भी आप उस हाउस के रेंट पे करोगे टैक्स? पहले तो फ्री में मिल रहा था, तब आप टैक्स भर रहे थे, जो रेंटल अमाउंट सेव हो रहा था। अब आप टैक्स भरोगे क्या उस रेंटल अमाउंट पे? अब तो नो। आप रेंट पे करके ले रहे हो। हाँ। तो अब लॉजिकली लोग क्या वो सोचते हैं कि नहीं सर अब तो हम नहीं पे करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले फ्री में मिला था इसलिए हमारी इनकम थी, अभी तो फ्री में नहीं मिला है। यस बच्चों, फ्री में नहीं मिला है, बट इसको हम बोल सकते हैं क्या आपको कंसेशनल रेंट, कंसेशन पे मिला है? जो प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 था उसको आपको 500 में मिल रहा है, तो मतलब ये कि अभी भी आप वो 9,500 सेव कर रहे हो, अभी भी आप रेंट सेव कर रहे हो ना, रेंट सेव बराबर है, इतने का यस सेव सर। हुआ क्या नहीं रेंट? तो आप गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, आपने, आपको रेंट कितने का मिला, पे किया आपने 500, तो आपका उस प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 था, लेकिन आपने भरा कितना, 500, तो चलिए हम 500 पे टैक्स ले लेंगे आपसे। अब आप टैक्स भरिए किसके ऊपर, 9,500। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल जो था वो रेंट फ्री एकोमोडेशन का था। अब दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ कंसेशन। कंसेशन कितना मिला था आपको, 9,500 in respect of accommodation provided by SSC by his employer। तो जितने का आपको कंसेशन मिला था उतने पे आप टैक्स भरोगे, उतने अमाउंट पे। आगे बढ़ते हैं, दस वैल्यू ऑफ एनी
बेनिफिट एंड एमनिटी ग्रांटेड बाय एम्प्लॉय, ग्रांटेड और प्रोवाइडेड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट। इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट दे रहा आपका एम्प्लॉयर, या तो फ्री में या फिर कंसेशनल रेट पे, वो भी आपका टैक्सेबल होगा। जस्ट लाइक हाउस, राइट, जैसे हमने हाउस के केस में बात किया। अमाउंट ऑफ एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच अदरवाइज वुड बी हैव बीन पेएबल बाय एम्प्लॉय, मतलब कोई ऐसा पैसा जिसे एम्प्लॉय को भरना था लेकिन एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। फॉर एन एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉय के हाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल एम्प्लॉय को पे करना था लेकिन एम्प्लॉयर ने भर दिया। एम्प्लॉय के का मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉय को भरना चाहिए था, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो इस केस में इसे हम लोग बोलते हैं, इस केस में इसे हम बोलते हैं ये परक्विजिट है। और वो ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल परक्विजिट है, यहाँ पे जो भी लिस्टेड है इसके नीचे वो क्या है बच्चों, टैक्सेबल परक्विजिट है। समझ में आया? Yes, sir. आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो टैक्स पॉइंट, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय made by employer shall be taxable on cash basis, that is in the year which amount is paid by employer। मतलब जो भी पर्टिकुलर ईयर में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में पैसा पे किया है वो उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर। अब ये स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप मिस्टर ए हैं, वो PQR लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉई है। अब कंपनी जो है शेयर अगर इश्यू करती है, कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू जो है 50 रुपया है। अगर कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करती है, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 50 रुपया। कंपनी और उसी सेम कंपनी में मिस्टर ए जो है वो एक एम्प्लॉई है, मिस्टर ए एम्प्लॉई है। कंपनी ने बोला कि मिस्टर ए आप शेयर परचेस कीजिए, हम आपको 50 रुपए में ना देके उस शेयर की हम आपको 20 रुपए में बेच देंगे। तो मतलब मिस्टर ए क्या थे, एम्प्लॉय थे। जो 50 रुपए का शेयर था वो कंपनी ने उनको कितने में दिया, 20 रुपए में। तो क्या मिस्टर ए का कोई फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ इस सिचुएशन में? अगर मिस्टर ए एम्प्लॉय नहीं होते तो ये अगर बाहर से जाके एज अ पब्लिक परचेस करते तो उनको वो शेयर कितने में मिलता, 50 रुपए में। लेकिन वो एम्प्लॉय थे और उन्होंने वो शेयर परचेस किया तो उनको वो शेयर कितने में मिला, 20 रुपए में। तो क्या मिस्टर ए का कोई बेनिफिट हुआ? यस, 30 रुपीज का मिस्टर ए का बेनिफिट हुआ। तो इस 30 रुपीज के ऊपर भी टैक्स लगेगा। और समझ में आया? तो ये 30 रुपीज का। और ध्यान देना, स्वीट इक्विटी शेयर क्या बोला जाता है, जो भी कंपनी अगर कोई शेयर अपने एम्प्लॉय को इश्यू करती है एट अ कंसेशनल रेट, तो उस शेयर को क्या बोला जाता है, स्वीट इक्विटी शेयर। समझ में आया? तो अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फ्री में, जैसे यहाँ, या तो आपको पूरा मतलब 50 रुपए का शेयर 0 रुपीज में दे दिया, या फिर कंसेशनल रेट, मतलब कंसेशनल रेट का मतलब 50 रुपए का शेयर 20 रुपए में दिया, कंसेशनल रेट, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस टू 1,50,000 अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड तो बाय एम्प्लॉयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में सुपर एन्युएशन फंड में पैसा जमा कर रहा है एम्प्लॉय के नाम से, तो वो भी पैसा आपका परक्विजिट मान लिया जाएगा, उस पर भी टैक्स लगेगा। वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंग बेनिफिट एमनिटी में भी प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। जैसे कि अगर आप बैंक से, मिस्टर ए मान लेते हैं एम्प्लॉय हैं, अगर वो बैंक से लोन लेते हैं, लोन टेकन फ्रॉम बैंक और 5 लाख का मान लेते हैं लोन लेते हैं मिस्टर ए बैंक से, तो मिस्टर ए को जो इंटरेस्ट पे करना है
बैंक 50,000 रुपया। लेकिन अब जो ये मिस्टर ए जो है वो PQR कंपनी में एम्प्लॉय है, उनका एम्प्लॉयर PQR कंपनी बोलता है आप हमसे लोन ले लो, तो अब मिस्टर ए क्या करते हैं, लोन लेते हैं, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर। कितने का, 5 लाख का ही लेते थे। और उनका एम्प्लॉयर का देखो दिल बड़ा कितना है, दिल क्या बड़ा है, एम्प्लॉयर बोलता है आप इंटरेस्ट हमें मत पे करो, इंटरेस्ट 0 रुपीज। ध्यान रखना, अगर मिस्टर ए बैंक से लोन लेते थे तो उनको कितना रुपया इंटरेस्ट पे करना था, 50 रुपया। अब मिस्टर ए अगर अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया तो उनको इंटरेस्ट कितना पे करना है, 0 रुपीज। क्या मिस्टर ए का कुछ फायदा हुआ, क्या मिस्टर ए का कोई बेनिफिट हुआ? 50,000 rupees. यस, 50,000 रुपीज इंटरेस्ट का वो सेव कर रहे हैं। प्लीज बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक अनम्यूट है, रोल नंबर 34 आई थिंक, म्यूट योर माइक। रोल नंबर 34 म्यूट करो आपका माइक, रोल नंबर 34 म्यूट योर माइक, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। समझ में आया बच्चों, 50,000 रुपए का बेनिफिट हुआ इस केस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंग बेनिफिट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंग बेनिफिट। तो आई होप आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी परक्विजिट मिलेगा वो टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के हैंड पे। इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इट इज अ टैक्सेबल, इट इज अ टैक्सेबल परक्विजिट, बराबर है, टैक्सेबल होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, अब जरा ध्यान देना, यहाँ इसके बाद जो हम परक्विजिट बात करेंगे वो नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान रखना, अभी मैं ध्यान रखना, जो भी नॉट टैक्सेबल परक्विजिट है वो सारे परक्विजिट रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी परक्विजिट होगा नॉट टैक्सेबल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इतना ही सिंपल है। ध्यान रखना, सारे परक्विजिट टैक्सेबल है, लेकिन अगर कोई परक्विजिट मेडिकल से रिलेटेड मिल रहा है, एक मैं ब्रॉड एरिया बता रहा हूं, मेडिकल से रिलेटेड मिल रहा है, हेल्थ से रिलेटेड मिल रहा है, तो वो परक्विजिट क्या होगा, नॉट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्योंकि हर कोई एम्प्लॉयर चाहता है कि उसका एम्प्लॉय हेल्दी रहे, तो ही तो प्रॉपर माइंड से स्टेबल होगा और कंसिस्टेंसी होगी उसके जॉब में, उसके एफिशिएंसी होगी प्रॉपर, वो एफिशिएंटली काम करेगा प्रॉपरली। अगर वो उसका हेल्थ इश्यू प्रॉपर नहीं है, अगर उसका बॉडी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है, नहीं। तो इसलिए हर एक एम्प्लॉयर, जैसे आपको पता होगा गोदरेज कंपनी है, आप विक्रोली से लेके घाटकोपर के रेलवे साइड में दोनों जगह है, गोदरेज कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को, खुद का हॉस्पिटल है गोदरेज का, और अपने एम्प्लॉय को अपने ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे बहुत सारी कंपनी है। तो अगर जो भी पर्टिकुलर कंपनी का जो है हॉस्पिटल नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो वो सारी चीजें अभी यहाँ पे बताई गई है। देखो, पहला तो बोला गया मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, अगर आपका एम्प्लॉयर कोई मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में दे रहा है आपको, तो वो क्या है, नॉट टैक्स। देखो यहाँ पे लिखा है नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन सच केसेस, मतलब वो परक्विजिट क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। देखो यहाँ पे हॉस्पिटल ओन एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। अब ये जो मेडिकल फैसिलिटी है वो कौन से हॉस्पिटल में आपको दे रहा है वो डिपेंड करता है। तो जैसे देखो, अगर आपको हॉस्पिटल ओन्ड एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, अगर हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का, जैसे मैंने गोदरेज का एग्जांपल दिया, गोदरेज का अपना एक हॉस्पिटल है और आप गोदरेज क्या करता है, अपने एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट वहां पे करवाता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन मान लेते हैं एक सर्जरी होती है गोदरेज का हॉस्पिटल में, वो फ्री में होती है, लेकिन अगर आपका सेम सर्जरी अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हो तो उस सर्जरी का कॉस्ट 1 लाख रुपया होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनडायरेक्टली मेरा 1 लाख रुपए का सेविंग हुआ, यस और नो? क्या मैं बोल Yes. सकता हूं मुझे 1 लाख रुपए का इनकम हुआ, यस और नो? Yes, sir. यस, ऑब्वियसली यस। क्योंकि अगर वो सर्जरी मैं मेरे एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में नहीं करवाता
तो वो मुझे फ्री में नहीं मिलती। अगर मैं प्राइवेट में करवाता तो मुझे 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता, तो 1 लाख रुपए का मुझे सेविंग हुआ। तो नॉर्मली इसे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, 1 लाख रुपए का आपको इनकम तो हुआ है, लेकिन हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, वो टैक्स फ्री है, नॉट टैक्सेबल है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। अब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया तो भी कोई टैक्स, अगर हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, बट अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट करवाया है और आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मान लेते आपने ट्रीटमेंट करवाया और आपने 20,000 रुपीज खर्चा किया और वो सारे बिल आपने अपने एम्प्लॉयर को दिया और वो सारे बिल जो 20,000 रुपया आपको एम्प्लॉयर ने आपको रिटर्न कर दिया, तो मतलब आपने 20,000 रुपया जो खर्चा किया वो आपको वापस मिल गया। तो ये इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। इसको क्या हुआ, रीइंबर्समेंट। इसको मतलब होता है पहले हमने एज ए एम्प्लॉय खर्चा किया और उस खर्चे का बिल, उस एक्सपेंडिचर का बिल हमने हमारे एम्प्लॉयर को दिया और एम्प्लॉयर ने हमें हमें पैसा रिटर्न कर दिया, तो इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। लेकिन अगर ऐसा रीइंबर्समेंट हमने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता। प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन वो रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय, तो भी वो, अगर गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया तो भी वो क्या है, टैक्सेबल नहीं होगा। स्पेसिफाइड फैसिलिटी प्रिस्क्राइब्ड इन डिजीज इन द हॉस्पिटल अप्रूव्ड पीसीसी एंड अब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आगे बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना 3 चीजें बताई गई, 4 चीजें, मतलब ये चारों अगर आपने क्या है, अगर आपने जो है एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल या गवर्नमेंट अप्रूव्ड या इनकम टैक्स कमिश्नर अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाया है या स्पेसिफाइड फैसिलिटी है कुछ भी, ये सारे चारों केसेस में अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन जैसे मान लेते हो मुझे वायरल फीवर हुआ और मैंने मेरा ट्रीटमेंट मेरे फैमिली डॉक्टर से करवाया। अब वो फैमिली डॉक्टर जो है ना तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है का है, ना तो गवर्नमेंट रिकमेंडेड हॉस्पिटल का है, ना तो एम्प्लॉयर का है, ये प्राइवेट है और वो जो ये ऊपर के चारों कैटेगरी में किधर भी नहीं आता है, बराबर है। तो इस केस में मैंने मान लेते हैं उस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट मैंने 20,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, कितने का बच्चों, 20,000 रुपए का, और वो बिल ले जाके मैं मेरे एम्प्लॉयर को दिया और मेरे एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपया मुझे रिटर्न कर दिया, तो क्या मुझे 20,000 का इनकम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ हुआ या सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। सर, बिकॉज वो प्राइवेट हॉस्पिटल वो एम्प्लॉयर का भी नहीं था, वो खुद के फैमिली डॉक्टर के पास से करवाया ना उसने ट्रीटमेंट। हाँ, फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया तो मैंने 20,000 रुपए का पहले खर्चा किया, बाद में वो खर्चा मेरा एम्प्लॉयर मुझे पे कर दे रहा है, तो पे कर दिया तो मुझे तो इनकम हुआ ना, मुझे मेरा फायदा हो गया ना 20,000। अगर मेरा एम्प्लॉयर 20,000 नहीं पे करता तो मेरा ही खर्चा था वो, तो मुझे मेरा 20,000 रुपए का फायदा तो हो गया ना। यस सर। तो बोला गया कि यस आपका 20,000 रुपीज का फायदा हुआ। तो पहले लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने आपको पहले भी बताया था ये स्टार्टिंग में, जब हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एम्प्लॉय को ये वाला डिडक्शन, कौन सा, ये वाला डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, तो उसको ये मेडिकल रीइंबर्समेंट का 15,000 रुपया एग्जेम्प्ट होता था। जो फैमिली डॉक्टर का मैंने 20,000 का एग्जांपल दिया ना, तो 20,000 मुझे मिला था तो 15,000 एग्जेम्प्ट होता, 5,000 टैक्सेबल होता। लेकिन अब मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है तो ये 15,000 का एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने निकाल ही दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होगे, नोटिस किया होगा, यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है, फुल्ली टैक्सेबल। तो जो भी मुझे मिला है रिइंबर्समेंट में वो पूरा का पूरा क्या है, टैक्सेबल है। 20,000 मिला, पूरा का पूरा 20,000 टैक्सेबल है। अगर मुझे 5,000 ही मिलता तो क्या 5,000 टैक्सेबल होता है या नहीं होता, 5,000 टैक्सेबल होता है या नहीं होता, यस और नो, यस ऑब्वियसली होता, क्योंकि अभी वो 15,000 वाला रूल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। आगे चलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया आपका अब्रॉड में, जैसे कोई आपका ट्रीटमेंट है जो इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपने फॉरेन गए,
देखो मेडिकल ट्रीटमेंट इन अब्रॉड, कॉस्ट, अब वहां पे क्या क्या खर्चा किया आपने, वहां पे एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, प्लस आप अब्रॉड में जाके रह रहे हो तो रहने का खर्चा होगा। देखो कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन अब्रॉड, आप वहां रह रहे हो उसका खर्चा होगा, प्लस आपका अगर आप बीमार हो तो आप अकेले जाके तो अपना ट्रीटमेंट करवाओगे नहीं, आपके साथ में आपको हैंडल करने के लिए, आपको केयर करने के लिए, आपको अटेंड करने के लिए कोई साथ में होगा, तो अटेंडेंट, तो मतलब आपका रहने और खाने का खर्चा, और साथ में आपका अटेंडेंट का रहने और खाने का खर्चा, और कॉस्ट ऑफ ट्रेवल मतलब जाने आने का खर्चा, अगर ये सारी चीजें, ये सारा चीजें आपका एम्प्लॉयर कर रहा है तो ये भी एग्जेम्प्ट है। देखो एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ आरबीआई, प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। उतना नहीं ध्यान में रखो आप, बस ये ध्यान में रखो आपके लेवल में इतना ही मिले, पूछा जाएगा कि ये एग्जेम्प्ट है या नहीं है, इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे एग्जेम्प्ट ओनली द ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय कंप्यूटेड बिफोर द एक्सक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इन अप्रूव्ड, मतलब अगर अप्रूव्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल आईआरडीए तो नॉट टैक्सेबल है। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय और एनी मेंबर, मतलब आप या तो मेडिकल फैसिलिटी जो ऊबर का हम लोग बात कर रहे थे, या तो एम्प्लॉय को मिला हो या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर को भी मिला होगा तो भी वो एग्जेम्प्ट है। द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉय मे बी बाय वे ऑफ पेमेंट और रिइंबर्समेंट। देखो फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस फैमिली में, अब मैं खुद तो रहूंगा ही, प्लस स्पाउस मतलब मेरा पार्टनर, मैक्स चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस इज ऑलवेज टैक्सेबल, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस इज ऑलवेज टैक्सेबल, ये कौन सा वाला बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। लास्ट वाले पॉइंट में जो बात किया वो फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो आज के लेक्चर में जो भी हमने कवर किया, सेक्शन 16, 17(1) सैलरी को डिफाइन किया, 17(2) परक्विजिट को डिफाइन किया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, बैब सर कहाँ, बैब बीबीआई नहीं, बैब। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, एक मिनट, प्रेजेंट 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 41, 42,
43, 43, 44। मयूरी केरकर, कितना रोल नंबर आपका? रोल नंबर बताओ बेटा। 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 56, 34। अभी तक बीच बेटा, अगर बीच में मिस हो जाए तो बीच में मत बोला करो इतना लेट। अभी लगा दिया, ठीक है अटेंडेंस आपका। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39। एक मिनट, 15 रोल नंबर। बेटा अभी समझाया कि अगर मिस हो जाए तो मत बोला करो बीच में। 37, 38, 39, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 41, 41, 42, 43, 44, 41, 42, 43, 44, 45, खुशी, खुशी, 46, रीना, 26 है। एक मिनट, 28 लगाया आपका। 26। और किसी का है मिस हुआ अटेंडेंस? 7, 0, 1, 0, 11, 10, 11 लगाया तो है आपका अटेंडेंस। चलिए ठीक है। पंद्रह रोल नंबर लगाया ना आपका बेटा? कितनी बार? SY BBI वाला अटेंडेंस देंगे। रोल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 48, 48। और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या?
चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, 20 लगा देता हूँ आपका अटेंडेंस। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन।